हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो वही कंपैरेटिव मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेथड जिसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये आया क्यों। ठीक है, तो देखिए क्या है। टू मेजर हाउ मच देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इकोनॉमिस्ट हैव टू डेवलप अ टेक्निक कॉन्सेप्ट नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मली होता क्या था, हम केवल इतना ही जानते थे कि जब कोई भी सामान सस्ता होता है, उसका प्राइस कम हो जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिमांड करने लगते हैं। या फिर हम ये जानते थे कि प्राइस महंगा होता है तो लोग कम डिमांड करते हैं। लेकिन कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है ये हमें पता नहीं होता था कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है और उसके वजह से कितना परसेंट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। क्योंकि देखिए डिमांड की कंडीशन में क्या होता है, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। प्राइस की वजह से चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। ठीक है, अब कितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है, मान लीजिए प्राइस 5% चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड 10% हो रहा है, तो ये इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। तो इसी को क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसको किसने डेवलप किया? प्रोफेसर मार्शल ने इसको डेवलप किया अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से बुक है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पहली बार देखा गया था और किसने डेवलप किया। तो मार्शल की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर मार्शल की बुक और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये आपको याद रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बनाया गया, क्योंकि हमको देखना था कि प्राइस जितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया गया। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस, इनकम और क्रॉस, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, और उसके बाद इनकम, फिर क्रॉस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसा डिमांड जो प्राइस की वजह से चेंज हो जाए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसा डिमांड जो प्राइस की वजह से चेंज हो, उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड आपको दिखेगा बार बार और उसमें आप समझोगे कि इलास्टिक कौन सा डिमांड इलास्टिक है, कौन सा डिमांड इन इलास्टिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा दूँ कि देखिए अब 2 वर्ड बार बार यूज़ होगा, एक होगा इलास्टिक, एक होगा इन इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर आपको एकदम बढ़िया से मतलब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मतलब जो ईजिली चेंज हो जाए, जो चीज़ें ईजिली चेंज हो जाती है उसको हम इलास्टिक कहते हैं। और जो ईजिली चेंज नहीं होती, जो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू चेंज है, उसको हम इनइलास्टिक कहते हैं। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा इलास्टिक इन इलास्टिक को लेके। जहाँ पे भी आप देखोगे कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे इजीली चेंज हो रहा है, आप बोल दोगे यहाँ पे इलास्टिक है, और जहाँ पे इजीली चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे आप इन इलास्टिक बोल दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप आगे पढ़ाई करोगे। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसमें आप ये चीज़ दिमाग में रखोगे कि जो ईजिली चेंज हो जाता है उसको हम इलास्टिक कहते हैं और जो ईजिली चेंज नहीं होता उसे इन इलास्टिक कहते हैं। तो आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि किस में इलास्टिक लिखना है, किस में इलास्टिक लिखना है। ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा, आप समझ जाओगे हाँ इसमें ईजिली काम हो जा रहा है तो यहाँ पे इलास्टिक है, जहाँ पे ईजिली नहीं हो पा रहा वहाँ इन इलास्टिक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। और ये दोनों ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिक और इन इलास्टिक वाला, ईजिली चेंज और डिफ़िकल्ट इन चेंज, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको सप्लाई में भी काम करेगा, मतलब डिमांड में भी काम करेगा और सप्लाई में भी काम करेगा। बहुत ध्यान से समझिए इलास्टिक और इनइलास्टिक का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक को लेके। ठीक है, चाहे आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स है, तो उसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक के 2-3 क्वेश्चन तो होते ही हैं। और उसको क्रैक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इलास्टिक मतलब ईजिली और इनइलास्टिक मतलब डिफ़िकल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कैसे समझना है इसको। तो देखिए पहला है फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जहाँ पे हम एक गुड्स अगर नहीं मिल रहा तो दूसरा गुड्स हम खरीद लें। जैसे पेप्सी कोका कोला हो गया, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में आते हैं। पेप्सी हमें पीना है, वो नहीं मिला तो हमने कोक पी लिया।
टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट में आता है, हमें टी लेना है, टी नहीं मिला कॉफ़ी ले लिया, तो एक गुड्स के जगह पे जो हम दूसरा गुड्स यूज़ कर सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटीज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज़ मोर इलास्टिक। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको, ऐसे गुड्स जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं उसका डिमांड हमेशा इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि वो ईजिली मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे ईजिली वर्ड आपका यूज़ होगा कि जैसे आप बाज़ार में गए, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको अगर आपने मैंगो फ्रूटी मांगा, मैंगो फ्रूटी नहीं है, तो उसके जगह पे आपने तुरंत माज़ा ले लिया, ठीक है, नहीं तो आपने स्लाइस ले लिया। तो मैंगो से रिलेटेड बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ईजिली आप उस चीज़ को चेंज करके आप उस चीज़ को ख़रीद लिए। मतलब आप बैठे नहीं हो कि नहीं मुझे फ्रूटी मिलेगा तभी मैं पीऊँगा, आपने क्या किया, अपने डिमांड को तुरंत बदला। अब आप डिमांड करने लगे चलो स्लाइस ही सही है, स्लाइस भी नहीं है चलो माज़ा दे दो, माज़ा दे दो। तो ये क्या है, एक तरीके से आपने ईजिली अपने डिमांड को स्विच कर दिया। तो इस कंडीशन पे हम इसको इलास्टिक कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकता है कि जो ऐसे डिमांड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। तो आपको बताना होगा इलास्टिक होते हैं। क्यों? यहाँ पे ईजिली आपने उसको चेंज कर दिया, जहाँ पे ईजिली चेंज कर देंगे वो इलास्टिक होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खाली देखोगे चीज़ें ईजिली हो रही हैं तो वो इलास्टिक है, ईजिली नहीं हो रही है तो इनइलास्टिक है। अब देखिए नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, द कमोडिटी हुज कंजप्शन कैन ईजिली बी पोस्टपोन्ड कैन बी इलास्टिक। अब देखिए कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करने गए, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट डोसा कॉर्नर है, आप वहाँ डोसा खाने गए लेकिन आपने देखा आपका डोसा कॉर्नर बंद था, ठीक है, तो बगल में डोसा बिक रहा था मगर आपको डोसा वहीं खाना था, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया कि चलो बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे ईजिली आपने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। अगर बगल में खा लेते तब वो अलग केस हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था, आपने ईजिली उसको पोस्टपोन कर दिया, आपको सोचना नहीं पड़ा। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से एग्रेसिव नहीं थे कि हमको खाना ही खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाते हो और कोई भी चीज़ अगर आप ईजिली पोस्टपोन करो, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जो जिसका ईजिली हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो हमारा डिमांड इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। डोसा पोस्टपोन कर दिया, कुछ और खा लिया, ठीक है, डोसा की जगह डोसा नहीं खाया, डोसा की जगह कुछ और खा लिया, कोई क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने पोस्टपोन कर दिया, तो ये आपका इलास्टिक हो गया। जहाँ पे ईजिली आपने कोई भी काम कर दिया, ठीक है, तो आप समझ लो वो इलास्टिक डिमांड का केस है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस विद द रिगार्ड्स ऑफ दोज गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैच बॉक्स हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, इसका दाम बढ़ भी जाता है तो आप पोस्टपोन नहीं करते हो, आप खरीद लेते हो, ठीक है ना। पोस्टपोन आप नहीं कर रहे हो, दाम बढ़ रहा है तब भी आप खरीद रहे हो, मतलब आपको ज़रूरत है। बात को समझिए कि यहाँ पे अगर सॉल्ट का दाम 10 रुपये किलो से 50 रुपये किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं आप ख़रीदना छोड़ दोगे, आप उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढूंढ रहे हो, आपको वो ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो यहाँ पे जो आपका डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जहाँ पे आपको वो चीज़ ख़रीदना ही ख़रीदना है, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत छोटा सा प्रपोर्शन लग रहा है, ठीक है, अब सॉल्ट बहुत ज़्यादा तो हम यूज़ कर नहीं रहे लेकिन थोड़ा सा यूज़ करें, लेकिन वो ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो उस कंडीशन पे वो इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। सॉल्ट से अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ मेडिसिन का, ठीक है, मान लीजिए आप कोई मेडिसिन लेने गए, मेडिसिन जो मिलती थी वो 100 रुपीज़ की एक पत्ता 100 रुपीज़ का मिलता था, अब आप वहाँ पहुँचे 120 रुपये का एक पत्ता हो गया, तो आप वापस तो आओगे नहीं कि नहीं आज मेडिसिन नहीं खाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे, आपको खाना है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटीज़ वाली चीज़ है, ठीक है, तो आपको वो खाना ही है, तो आप उसको इनइलास्टिक डिमांड कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेसेसिटीज़ हैविंग हाईली इनइलास्टिक डिमांड वाइल लग्जरीज हैविंग हाईली इलास्टिक डिमांड। तो देखिए वही जो हमने एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया, यहाँ पे आ गया कि जो नेसेसिटीज़ होती हैं, नेसेसिटीज़ मतलब जिसके बिना हम जी नहीं सकते, पानी हो गया, ठीक है, पानी आप कहीं पे मान लो आप सफ़र कर रहे हो और वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से पानी वाला आया आपके ट्रेन में,
और अगर वो आपको 20 रुपीज़ का पानी 30 रुपीज़ का मिलेगा तो आप ख़रीद लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नेसेसिटी हो गया है। तो नेसेसिटी वाली जो चीज़ें होती हैं वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन लग्जरी क्या है? ये इलास्टिक है। भाई पैसा नहीं है तो लग्जरी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही हमारा जो फॉर्मूला है कि ईजी है तो इलास्टिक है और डिफ़िकल्ट है तो इनइलास्टिक है, वही फार्मूला इसमें भी काम कर रहा है। और आप देखोगे पूरे चैप्टर में इलास्टिक इनइलास्टिक आप इसी फार्मूला से पूरा समझा ले जाओगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कमोडिटी। अब यूजेस ऑफ कमोडिटी के ऊपर भी देखते हैं कैसे काम करता है। इफ़ अ कमोडिटी हैव मैनी अल्टरनेटिव यूजेस, डिमांड इज हाईली इलास्टिक, एंड इफ हैज़ ओनली लिमिटेड यूज, डिमांड हैज़ लेस इलास्टिक। उसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा कमोडिटी है जिसका बहुत यूज़ है, जैसे अब मान लेते हैं वुड की बात कर लेते हैं, तो वुड का बहुत सारा यूज़ है, पेपर भी बन रहा है वुड से, फर्नीचर भी बन रहा है वुड से, ठीक है, बहुत सारे काम वुड से हो रहे हैं। तो वुड्स का जो डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हाईली इलास्टिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक जगह पे हमको उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसका डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा कि इसका डिमांड कम होगा। हमेशा इसका ये चीज़ गुड्स जो वुड है वो हमेशा डिमांड में रहेगी, ठीक है। लेकिन उसके कंपेयर में अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो डिमांड में नहीं रहेंगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं मास्क का। अब कोरोना मान लीजिए कम हो जाता है तो मास्क की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम लेस इलास्टिक कहेंगे। जो रॉ मटेरियल कोरोना के मास्क में यूज़ होता है वो सब लेस इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वुड हमेशा इलास्टिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, कुछ ना कुछ वुड से बनता ही रहता है, तो इसीलिए हम उसको इलास्टिक कहते हैं। फिर से वही बात, जो इजी चीज़ें हैं वो इलास्टिक है और जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं वो इनइलास्टिक है। तो यहाँ पे गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो गुड्स हमें हमेशा चाहिए, मतलब वुड जो है, जो लकड़ी है, वो लकड़ी हमें हमेशा चाहिए होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं वो इलास्टिक डिमांड है। और लकड़ी के अलावा अब जैसे हमने मास्क की बात की, वो खाली कोरोना के टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, बाद में कौन, इसके पहले कौन यूज़ करता था, ठीक है, लेकिन अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लोग फिर उसको यूज़ करना छोड़ देंगे, तो उसका जो अगर आप डिमांड कहोगे तो वो इनइलास्टिक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में देखिए क्या चीज़ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज़ मोर इन द लॉन्ग रन देन इन द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप बात करो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटी ऑफ जो ऐसे गुड्स जो लॉन्ग रन के लिए होते हैं उसमें उसका जो वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। ऐसा क्यों है भाई? लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा इलास्टिक क्यों होते हैं? इलास्टिक ऑफ डिमांड ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइम पीरियड हो गया। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स इज़ मोर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है गुड्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट रन लॉन्ग रन दो टाइम हुआ, तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होगा, ऐसा सिचुएशन जब आप कोई भी चेंज गुड्स में नहीं कर सकते, वेरी डिफ़िकल्ट है आपको चेंज करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कोई चिप्स बनाते हो, ठीक है, अब चिप्स 5 रुपीज़ का बना रहे हो, मार्केट में लोगों का डिमांड है 2 रुपये वाले चिप्स का, तो तुरंत आप मशीन 5 वाला चिप्स का मशीन बदल के 2 रुपये वाला मशीन वाला चिप्स वाला मशीन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, फिर आपको पैकेट प्रिंट करवाना पड़ेगा 2 रुपये वाला, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट रन में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा इनइलास्टिक होती हैं, वो डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें लॉन्ग रन में होती हैं वो चीज़ें इलास्टिक होती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम मशीन के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है, मशीन को चेंज करना ईजी हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग रन की चीज़ें हम इलास्टिक बोलते हैं और शॉर्ट रन में इनइलास्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम आ गया, अब आप पढ़ाई नहीं की हुई हो, तो अब उस कंडीशन पे अब आपकी पढ़ाई की क्या सिचुएशन है, वो इनइलास्टिक है, क्योंकि अब आप इतने कम समय में कितना पढ़ लोगे। लेकिन लॉन्ग रन में अभी एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो अभी यहाँ पे इलास्टिक है, अभी आप पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इनकम। द डिमांड ऑफ द मिडिल इनकम कंज्यूमर इज़ मोर इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिडिल इनकम कंज्यूमर होते हैं उनका जो डिमांड होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्यों ज़्यादा इलास्टिक होता है उसको समझते हैं। क्योंकि जो मिडिल इनकम वाला बंदा होता है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, कोई भी सामान अगर दाम बढ़ता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे कुछ खरीदना चाहेगा कि जो क्या बोलते हैं सस्ते में मिल जाए, ठीक ठाक रेट में मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है
कि जो इनकम, जिसका मिडिल इनकम होता है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता, उसके डिमांड जो होते हैं मोर इलास्टिक होते हैं। क्योंकि अब जैसे वो मार्केट में गया, ठीक है, उस सब्जी लेने गया, सब्जी 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो उसने कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, उसने देखा कोई सस्ती सब्जी है तो उसने वो ले लिया। तो मिडिल इनकम वाले ग्रुप का जो बंदा है, उसकी जो इनकम है, ठीक है, वो कम है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग को, अपने डिमांड को हमेशा इलास्टिक रखेगा। वो स्टब्बन नहीं रहेगा कि नहीं अगर मुझे सब्जी वाली सब्जी लेनी तो लेनी है, चाहे 1,000 रुपये किलो मिले तब भी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। वो कोशिश करेगा जो सस्ती सब्जी है, सस्ती वेजिटेबल है, उसको खरीद ले। तो इसीलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी, जिसका मिडिल इनकम, जिसको कम इनकम जिनका है, उनका डिमांड एकदम इलास्टिक होता है। वो स्टब्बन नहीं होते कि नहीं हमें यही चाहिए, ऐसा उनके संग नहीं है। वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होते, क्योंकि उनको पता है उनके जेब में पैसे हैं नहीं, तो वो कोई भी चीज़ को लेकर रिजिड नहीं होते। तो अगर सस्ता मिल रहा है तो वो लेंगे, नहीं तो वो अपने घर चले जाएंगे, जब सस्ता होने का वेट करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूट आइटम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि इनकम जिसका कम होता है, उसके जो डिमांड होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हैबिट। इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ बिकम द हैबिचुअल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इट्स डिमांड इज इन इलास्टिक। तो देखिए यहाँ पे लिकर्स और सिगरेट का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर लिकर है, सिगरेट है, अगर वो कितना भी महंगा मिले, कोई बंदा अगर हैबिचुअल है उसको यूज़ करने का, तब वो उसका डिमांड इन इलास्टिक है, किसी भी प्राइस पे वो खरीदेगा। जैसे आपने देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, जब लिकर्स के दाम कितने टाइम बढ़ गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया, लेकिन तब भी लोग खरीद रहे थे, डिमांड में कोई कमी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल लोग उसको चाहते थे कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, उनके लिए वो मेडिसिन का काम कर रही थी, ठीक है। तो वो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इन इलास्टिक। जहाँ पे आप किसी चीज़ के हैबिचुअल होते हो तो वहाँ पे इलास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहाँ पे चेंज कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कहो चलो छोड़ो बहुत महंगा है नहीं पियेंगे, आप कहोगे नहीं मुझे पीना है, ये 1000 का है, चाहे 2000 का है, चाहे 3000 का है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको किसी चीज़ का हैबिट हो गया है तो आप उस चीज़ के प्रति आपका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। तो अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को इनइलास्टिक और इजी चीज़ों को इलास्टिक समझ के फिर से एक बार वीडियो अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से डिमांड का ये पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अब आते हैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट में। तो ये भी बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखते हैं। अब ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखिए क्या क्या है, टू मेजर हाउ मच देयर इज चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया गया है कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, इसका परसेंटेज चेंज निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है, ठीक है। वही परसेंटेज चेंज वर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है, जिसके वजह से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज होगा। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज ग्रेटर देन द पेरिशेबल गुड्स। अब देखिए आपको यहाँ पे जब हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी सप्लाई के बारे में पढ़ोगे तो आप एज अ प्रोड्यूसर सोचोगे, ठीक है, कि आप एक प्रोड्यूसर हो, तो एज अ प्रोड्यूसर आपको यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा। तो जब आप एज अ प्रोड्यूसर थिंक करते हो तब क्या होता है कॉन्सेप्ट, अब उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए कोई भी प्रोड्यूसर है, उसके पास अगर ड्यूरेबल गुड्स है और पेरिशेबल गुड्स है, तो कौन सा गुड्स वो प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, आप सोचिए। ड्यूरेबल गुड्स। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स ख़राब नहीं होता, वो लंबे समय तक चलता है। और पेरिशेबल गुड्स मतलब हो गया पनीर। पनीर आज आपने प्रोड्यूस किया, आज आपने बनाया और उसको आपको 1 दिन में बेचना होता है, 2 दिन में बेचना होता, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स है तो उसके कंडीशन पे जो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर होता है, लेकिन पेरिशेबल गुड्स में वो इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जब आप सप्लाई के बारे में पढ़ोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अब एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का सेम ही है। जहाँ पे चीज़ें ईजिली हो रही हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक,
और जहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं उसको इनइलास्टिक कहेंगे। तो देखिए ड्यूरेबल गुड्स में चीज़ें ईजिली हैं, हमने खूब सारा माल भर के रख लिया, टीवी, फ्रिज, एसी हमने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का भर के रख लिया। अब वो ख़राब तो होने वाला है नहीं, 2 साल 3 साल तक बेच रहे हैं। लेकिन पनीर तो हम 10 लाख 20 लाख का नहीं भर सकते ना, वो तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या डिफ़िकल्ट है, पनीर डिफ़िकल्ट है। तो पेरिशेबल वाला क्या हुआ, इनइलास्टिक हुआ, और जो नॉन पेरिशेबल मतलब ड्यूरेबल गुड्स हो गया वो इलास्टिक हुआ। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट राइजेज स्लोली एज प्रोडक्शन ऑन इंक्रीजिंग अ राइज इन द प्राइस while induce producers to produce more than, thus in the case supply will tends to be rather elastic। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अब उसका प्राइस जो है, कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए यूनिट कॉस्ट राइज स्लोली एज अ प्रोडक्ट ऑन इंक्रीज इन राइज इन प्राइस, और लेकिन जो उसका प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब दो चीज़ें होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट जब आप देखते हो तो एक तो कॉस्ट होता है जो आपकी लागत होती है, दूसरा होता है एमआरपी जो आप बेचते हो। तो ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा बताइए, जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। क्यों इलास्टिक होगी, क्योंकि कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अगर यही कॉस्ट बहुत तेज़ से बढ़ जाता तो एमआरपी बढ़ जाता, तब यहाँ पे इलास्टिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बना हुआ है, इसका साइज़ इतना छोटा सा है और इसका एमआरपी का साइज़ इतना बड़ा सा है, ठीक है। माने 2 रुपये का सामान अगर 3 रुपये की कॉस्टिंग पड़ रही है और यहाँ पे 10 रुपये का सामान अगर 20 रुपये का हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तब भी तो हम प्रोड्यूस करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे इलास्टिक सप्लाई होगी। तो इस चीज़ को समझिए, कॉस्ट जो है वो बहुत धीमा धीमा बढ़ रहा है, लेकिन एमआरपी बहुत तेज़ी से उसकी बढ़ गई। तो यहाँ पे अब सारा जो प्रोडक्शन है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा बिजनेसमैन है वो इसको प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 की जगह 1 रुपये ज़्यादा 3 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन फ़ायदा तो देखो ना, यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था 7 रुपीज़, अब यहाँ पे 3 रुपये अगर हम खर्च कर रहे हैं तो फ़ायदा कितना हो रहा है, 17 रुपीज़। तो ज़्यादा फ़ायदा है ना, तो प्रोड्यूसर तो हैप्पी हो गया ना हमारा यहाँ पे। अब तो वो कुछ भी करके उसको प्रोड्यूस करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब हमारा प्राइस कॉस्ट जब धीरे धीरे बढ़ता है और एमआरपी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन पे हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इलास्टिक है, चीज़ें इलास्टिक हैं और ये इलास्टिक सप्लाई है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर के पास कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ईजिली उसको समझ में आ रहा है कि भाई हम प्रॉफिट कमाने आए हैं, 17 रुपये बच रहा है, हम 17 रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो ये ईजी है, तो ये इलास्टिक है। अब आते हैं टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेंड्स टू बी ग्रेटर इन द लॉन्ग रन। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी टाइम पीरियड में था, टाइम पीरियड में भी इसमें भी है कि जब आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तो उस कंडीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, दोनों ही इलास्टिक हो जाती है। क्यों इलास्टिक हो जाती है कि लॉन्ग रन में आप डिसीजन ले सकते हो, मशीन चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन के मेथड चेंज कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो वो हमेशा इलास्टिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यू हैव द पावर टू चेंज इट, आपके पास पावर होता है कि आप कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे चीज़ें इजी होती हैं उसको हम इलास्टिक कहते हैं और जहाँ पे चीज़ें टफ होती हैं उसको इनइलास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, और अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कुछ ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करिए, वीडियो प्ले करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। With the usage of advanced technology, firm become more efficient in production, so output increase with increase in the price, hence the supply become elastic। अब देखिए यहाँ पे बात इसने क्या कही कि अगर हम अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो गुड्स है वो ईजिली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, कॉस्ट कम होगी और गुड्स ईजिली ज़्यादा मात्रा में आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, जब ईजिली आप चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा गुड्स ईजिली प्रोड्यूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्यों आया, हमारे लाइफ को ईजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी आया। तो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारा लाइफ ईजी बन गया। तो अब यहाँ पे जो हमें ईजीनेस मिल रही है वो हम क्या बोलेंगे, उसको हम इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ पे इलास्टिक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, number of producer। if there is fairly large number of producer of a commodity in the market, output can be increased more easily in the response of the rise in price।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऐसे कोई कंडीशन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मतलब कोई ऐसा कुछ, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सोप की, सोप के बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं मार्केट में, डव मिल रहा है, लक्स मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके कम से कम 1000 ब्रांड्स हैं मार्केट में। तो अब आप सोचिए इसकी सप्लाई कैसी होगी। तो इसकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। क्यों इलास्टिक होगी? क्योंकि मार्केट में ये बहुत तेज़ी से बिक भी रहा है और बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस भी हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन पे उसकी जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक ही मानी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स में क्या है, इफ़ द रिसोर्स आर ऑलरेडी यूज्ड इन इकोनॉमी द प्रोड्यूसर फाइंड इट डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय मोर ऑफ इट एंड हेंस विल एबल टू रेज प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, अब कोई ऐसा रिसोर्स है जो आपके इकोनॉमी में नहीं है, ठीक है, आप बाहर से लेके आ दो। जैसे इंडिया के लिए ऑयल हो गया, इंडिया बहुत कम ऑयल अपने से प्रोड्यूस करता है अपने रिफाइनरी से, ज़्यादातर ऑयल इसको बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अब ऑयल की डिमांड यहाँ पे क्या होगी, इनइलास्टिक ही होगी, ठीक है। क्यों? सॉरी, ऑयल की सप्लाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे अब हमारे पास चीज़ें इनइलास्टिक है, जब वो आएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जो चीज़ आपके पास कम है, मतलब अब आपके बिजनेस में डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है, आपके बिजनेस में वो डिफ़िकल्टी आ रही है तो ऑटोमेटिक डिफ़िकल्टी का सिंपल सा आंसर है इनइलास्टिक। तो देखिए कितना इजी से आपने इलास्टिक और इनइलास्टिक के डिफरेंस को समझ लिया। डिफ़िकल्टी मतलब इनइलास्टिक, ठीक है, और इजी मतलब इलास्टिक। तो इस तरीके से अगर आप एक बार फिर 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।